और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जहां युद्ध के कारण फंसे उत्तराखंड के कई नागरिक, जहां मध्य पूर्व एशिया के देशों में फंसे हुए हैं उत्तराखंड के कई नागरिक, जहां फंसे नागरिक करना चाह रहे हैं परेशानी का सामना। इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड शासन ने नोडल अधिकारी बनाए हैं, जब विशेष सचिव निवेदिता कुकरेती अब नोडल अधिकारी बनी है। गृह विभाग की विशेष सचिव निवेदिता कुकरेती सम्मिलित भारतीय दूतावासों से समन्वय के लिए तैनाती। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से भी समन्वय की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। पुलिस हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी भी इस दौरान जारी की गई है। तो मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है वहां पर उत्तराखंड के कुछ नागरिक फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित कैसे भारत उनकी वतन वापसी कराई जा सके, इसको लेकर निवेदिता कुकरेती के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने जारी किया है कि जो लोग वहां पर फंसे हैं वो उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से उत्तराखंड सरकार और निवेदिता कुकरेती के प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं, ताकि उनको सुरक्षित वतन वापसी उनके घर पहुंचाया जा सके। तो देखिए, युद्ध के कारण उत्तराखंड के कई नागरिक फिलहाल मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं और उसको लेकर कवायद यहां पर तेज की जा रही है कि कैसे उनको बाहर निकाला जा सकता है, सुरक्षित उनकी वतन वापसी कराई जा सकती है। फंसे नागरिक इस वक्त परेशानी का सामना कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के कई प्रभावशाली नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जहां दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में रुद्रपुर के पूर्व बीजेपी के विधायक राजकुमार ठुकराल, घनसाली से पूर्व बीजेपी के विधायक भीमलाल आर्य और सितारगंज से पूर्व बीएसपी विधायक नारायण पाल ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। साथ ही कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इससे पार्टी के मिशन 2027 को और मजबूती मिलेगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के नेताओं के शामिल होने को लेकर तंज कसना शुरू कर दिया। कांग्रेस में शामिल हुए लालपाल ठुकराल। महेंद्र भट्ट बोले, हमारा निकाला हुआ माल। गोदियाल बोले, मिशन 2027 को मिलेगी मजबूती। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोली बीजेपी। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में जुटी उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी संगठन को विस्तार देने में लगी है। इसी कड़ी में प्रदेश के कई प्रभावशाली नेताओं ने दिल्ली में कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। रुद्रपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक रहे राजकुमार ठुकराल, घनसाली से बीजेपी के पूर्व विधायक रहे भीमलाल आर्य और सितारगंज से पूर्व बीएसपी विधायक रहे नारायण पाल ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल, मसूरी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अनुज गुप्ता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख लाखन सिंह नेगी भी अपनी पत्नी के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। पार्टी में शामिल हुए नेताओं का स्वागत करते हुए कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर इन सभी नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। कुमारी शैलजा ने कहा कि इन नेताओं के साथ आने से कांग्रेस के मिशन 2027 को और गति मिलेगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस में शामिल हुए सभी साथियों ने संकल्प लिया है कि वो 2027 में बीजेपी को देवभूमि से उखाड़ फेंकने के मिशन में पूरी ताकत से जुटेंगे। कांग्रेस ने जहां पार्टी में शामिल हुए नेताओं को लेकर मिशन 2027 की हुंकार भरी, वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा से निकाला हुआ माल अगर कहीं शिफ्ट हो रहा है तो वो क्या कर सकते हैं। मजबूती के साथ उन्होंने संकल्प लिया है कि हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे। मैं इस रूप में भी इन सब साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन सब साथियों ने संपर्क के दौरान एक कॉमन बात जो कही वो ये है कि सबका ये मानना है कि जिस प्रकार से इस देश को बचाने के लिए राहुल गांधी जी सत्ता के सामने बिना किसी बात की परवाह किए चट्टान की तरह खड़े हैं, ये सब लोग और हम सब लोग उस बात से बहुत ही प्रभावित हैं और उनको ताकत देने के लिए, कांग्रेस पार्टी के विचारों को ताकत देने के लिए और 2027 में कांग्रेस की वापसी के लिए कृत संकल्प होकर, संकल्पबद्ध होकर सब लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पहली बात स्पष्ट कर दूं, जिनको बीजेपी ने निकाल दिया वो बीजेपी के चेहरे हो नहीं सकते। बीजेपी के अंदर अनुशासन के दायरे में रहना और जो उस अनुशासन के दायरे को तोड़ता है, समय पर हम कठोरता के साथ न चाह के भी ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करते हैं। अब जो हमारा निकाला हुआ माल है वो कहीं अगर शिफ्ट हो रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं। कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं में वर्तमान में कोई बीजेपी का सदस्य नहीं रहा, इसलिए इन नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी तंज कस रही है। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि खार खाए बैठे बीजेपी के पूर्व नेताओं के साथ आने से पार्टी के मिशन 2027 में और आक्रामकता आएगी।
बाकी आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस में शामिल हुए नेता उत्तराखंड के आगामी चुनावी रण में कितने असरदार साबित होते हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब बात करेंगे ऋषिकेश की, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को स्मैक की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। युवक ने 6 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद हुई है युवक के पास से, जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी के पुराने आपराधिक इतिहास और स्मैक के सप्लाई चेन के बारे में जानकारी जुटा रही है। साथ ही देहरादून में एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने थाना रायपुर का वार्षिक निरीक्षण करते हुए पुलिस कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की है, जहां इस दौरान अभिलेखों को अपडेट रखने, शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण और हिस्ट्री शीटरों और वांछित अपराधियों पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी ने पुलिस कर्मियों की समस्याएं सुनते हुए उनके समाधान का भरोसा भी दिलाया। साथ ही हरिद्वार के ज्वालापुर में सोनिया बस्ती में अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। क्षेत्र में अवैध कब्जों को हटाने के लिए नगर निगम की ओर से मुनादी कराई गई है। जांच में सामने आया था कि बड़ी संख्या में अवैध रूप से बसे लोगों के कारण अतिक्रमण की स्थिति बनी हुई है, जिससे जेसीबी, ट्रैक्टर, ट्रॉली जैसे सफाई वाहन क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। इसके कारण नियमित सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। नगर निगम ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वो खुद अतिक्रमण हटाएं, ताकि क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को सुचारू और बेहतर बनाया जा सके। जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के हल्द्वानी में उल्लास कार्यक्रम के तहत साक्षरता की एक नई इबारत लिखी गई है, जहां नव भारत साक्षरता अभियान के अंतर्गत 15 साल से अधिक आयु के निरक्षरों को शिक्षित करने का लक्ष्य शानदार तरीके से पूरा हुआ है। इस बार मार्च की परीक्षा में 135 के लक्ष्य के मुकाबले रिकॉर्ड 424 लोगों ने हिस्सा लिया। खंड शिक्षा अधिकारी के मुताबिक प्राथमिक से लेकर इंटरमीडिएट कॉलेज में हुई इन परीक्षाओं का मूल्यांकन पूरा कर रिपोर्ट जनपद को भेज दी गई है। सफल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को NIOS से प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसकी मान्यता स्कूली सर्टिफिकेट के बराबर ही होगी। हमारे विकास खंड में ये भारत सरकार का प्रोग्राम है उल्लास है, तो इसमें जो 15 साल से अधिक उम्र के प्रौढ़ बच्चे जो निरक्षर हैं उनको साक्षर करने का ये प्रोग्राम चला हुआ है, जिसमें हमने जो है अलग अलग स्कूलों में इसके केंद्र बनाए थे, जहां पर इनको चिन्हित करके उनको ला करके उनकी क्लासेस चलाई गई। जो हमारे मास्टर ट्रेनर थे उनके द्वारा उनको पढ़ाया गया। उसके पश्चात में अभी हमारे द्वारा उनकी परीक्षाएं ली गई हैं। हमें 135 परीक्षार्थियों का टारगेट दिया गया था परीक्षा कराने का, उसके सापेक्ष 450 परीक्षार्थियों ने हमारे यहाँ परीक्षा दी है, जिसको ऑनलाइन अपडेट किया जा रहा है। अब बात दिनेशपुर की करते हैं, जहां दिनेशपुर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही बसंती पूजा का विधि विधान के साथ समापन हो चुका है। दर्पण विसर्जन के साथ ही भक्तों ने नम आंखों से मां दुर्गा को विदा किया है। विसर्जन से पहले मंदिर परिसर में पारंपरिक सिंदूर खेला की रस्म भी निभाई गई, जिसमें महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना की है। ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकती महिलाओं और श्रद्धा में डूबे भक्तों ने माता रानी से अगले साल एक बार फिर से जल्दी आने का आशीर्वाद मांगा। आज दशमी था, 5 दिन हमने पूजा किया, दुर्गा पूजा, और आज जाके दशमी के दिन समापन है, विजयदशमी के दिन। तो आज सब महिलाएं एक साथ इकट्ठा होके एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। उसमें माता जाते जाते आशीर्वाद देके जाती है कि सबका सुहाग बना रहे, सबका बच्चे अच्छे रहे, सुख शांति बने रहे। आज विजयदशमी है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे अमावस्या के बाद कदली छेदन होता है, उसके बाद षष्ठी पूजा, फिर सप्तमी, अष्टमी, नवमी, फिर दशमी। आज दशमी का प्रोग्राम है। आज महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती है और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। आज विजयदशमी है। आज विजयदशमी खत्म हो गए। आज हम सिंदूर खेल रहे हैं पति के आयु के लिए, लंबी आयु के लिए। सब महिला लोग हैं यहाँ पे। साथ ही उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है, जहां मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 पर्वतीय जिलों के लिए बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही हिमपात की संभावना जताई गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में इस बदलाव से कड़ाके की ठंड बढ़ने के आसार हैं, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम साफ बना रहेगा। प्रशासन ने 4 धाम की तैयारियों में जुटे हुए लोगों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
साथ ही चमोली जिलाधिकारी गौरव कुमार की पीएम केंद्रीय विद्यालय गोपेश्वर में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में अध्यक्षता सकारात्मक और सार्थक वातावरण में संपन्न हुई, जहां बैठक में प्रधानाचार्य ने समिति के सामने प्रमुख बिंदुओं और उन पर हुई प्रगति का विस्तृत विवरण पेश किया। समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी गौरव कुमार ने विद्यालय प्रशासन के प्रयासों की सराहना करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए जरूरी सुझाव भी दिए हैं। बैठक के बाद जिलाधिकारी ने विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं और प्रयोगशालाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, पूर्व विधायक नारायण पाल, पूर्व विधायक भीमलाल आर्य समेत तकरीबन 6 नेताओं को पार्टी की कांग्रेस ने सदस्यता दिलाई है। कांग्रेस का मानना है कि इन नेताओं के साथ आने से मिशन 2027 को गति मिलेगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना कि ये केवल ट्रेलर है, आने वाले समय में बहुत से दिग्गज कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं, क्योंकि नेता भी समझ चुके हैं कि बीजेपी का जहाज अब डूबने जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता तो परेशानी थी, लेकिन अब भाजपा से जुड़े हुए नेता भी भाजपा को छोड़ रहे हैं और आज उसका जितना ज़्यादा प्रमाण आपने देखा कि दिल्ली में भाजपा से जुड़े तमाम नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। वो सरकार के क्रियाकलाप से नाखुश थे और लगातार जो है कांग्रेस पार्टी के संपर्क में भी थे। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए और भी बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। चमोली में जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में गंगा संरक्षण समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने गंगा और उसकी सहायक नदियों में स्वच्छता बनाए रखने को लेकर किए जा रहे कामों की समीक्षा की है। उन्होंने नगरपालिका, पंचायत और जिला पंचायत के अधिकारियों को नदियों के संरक्षण के लिए तय मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की लंबे समय से शासन स्तर पर लंबित 27 मांगों को लेकर लोहाघाट में 6वें दिन भी हड़ताल जारी रही। इस दौरान डिप्लोमा इंजीनियर्स ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि उनकी मांगे अगर पूरी होने तक नहीं होती है आने वाले समय में, तो ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। हमारी 27 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज हमारा 6 दिन का निश्चितकालीन जो हड़ताल चल रही है, जैसे कि 5400 ग्रेड पे 10 रोल 26 हमको लेना है। उरेरा में जो 2024 के जो कनिष्ठ अभियंता हैं उनको 4200 की जगह 4600 देना है। और हमारी बहुत मांगे हैं, OPS है जैसे, और भी मांगे, पुरानी पेंशन बहाल करे सरकार। अगर ये सरकार अभी हमारे ये मांगों को नहीं मानती है तो हमारे अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है वो जारी रहे। सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम किसी भी तरीके से, किसी भी दबाव से इस आंदोलन कार्यक्रम को हम वापस नहीं लौटेंगे और अपनी सारी की सारी मांगें मनवाने के बाद ही ये हड़ताल कार्यक्रम जो है स्थगित किया जाएगा। तब तक किसी भी प्रकार से, चाहे शासन प्रशासन, कोई भी आदमी जो है हमारे ऊपर, हमारे साथियों के ऊपर कोई कितना भी दबाव डाले, हमारा प्रत्येक सदस्य जो है पूरी ऊर्जा के साथ इस आंदोलन में सम्मिलित रहेगा और हम सब लोग जल्द ही जीत का परचम लहराएंगे। टिहरी का रुख करते हुए जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने कहा है कि जिले में गैस सिलेंडर की आपूर्ति निरंतर की जा रही है। इसके बावजूद भी लोगों को जलौनी लकड़ी की जरूरत महसूस हो रही है, तो वो टिहरी लैगिंग प्रभाग के अंतर्गत वर्तमान में संचालित फुटकर डिपो से ले सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जनपद में जलौनी लकड़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसे प्रति क्विंटल 300 रुपए में प्राप्त किया जा सकता है। ये कैसे टका दिया करते थे भाइयों बहनों, आज हमारी सरकार द्वारा, हमारी सरकार ने अपना धर्म बना दिया, ये कैसे टका दिया करते थे। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा इस साल 19 अप्रैल से विधिवत शुरू होने जा रही है। पवित्र अक्षय तृतीया के खास अवसर पर यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। निर्धारित मुहूर्त के अनुसार ही दोपहर 12:35 पर वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और इसी के साथ ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा का औपचारिक आगाज हो जाएगा।
19 अप्रैल से शुरू होगी चार धाम यात्रा। खोले जाएंगे यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट। 22 अप्रैल को खोले जाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट। 23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। यमुना जयंती के मौके पर खरसाली के शीतकालीन गद्दी स्थल पर पंचांग गणना के बाद कपाट खुलने की तिथि की घोषणा की गई। तीर्थ पुरोहितों और मंदिर समिति की उपस्थिति में पारंपरिक विधि विधान के साथ ये निर्णय लिया गया। चार धाम यात्रा के क्रम में केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खोले जाएंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने की संभावना है। इन चारों धामों के खुलने के साथ ही देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं का उत्तराखंड की ओर रुख शुरू हो जाएगा। चार धाम यात्रा हर साल अप्रैल मई से शुरू होकर अक्टूबर नवंबर तक चलती है और इसे हिंदू धर्म की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में गिना जाता है। और इस वर्ष 19 अप्रैल से जो चार धाम यात्रा प्रारंभ हो रही है, उसके निमित्त सभी तैयारियां लगातार 2025 की यात्रा के संपन्न होते ही हमने प्रारंभ कर दी थी। अब सड़कों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, अन्य अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, आवास अच्छा हो, सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, इसके साथ साथ दर्शन की व्यवस्था अच्छी हो, परिवहन अच्छा हो, उन सभी पर विशेष ध्यान कर रहे हैं। और पिछले वर्ष हमारी यात्रा लगभग 1.5 महीने से भी ज़्यादा समय तक बाधित हुई थी, काफ़ी आपदा आई थी और उसके बावजूद भी 51 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए थे। केदारनाथ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन के निर्देश पर केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। करीब 60 मजदूरों की टीम को इस काम में लगाया गया है, जिन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक टीम केदारनाथ धाम से नीचे की ओर और दूसरी छोटी लिंचोली से ऊपर की ओर बढ़ते हुए रास्ते को साफ कर रही है। मार्ग पर मौजूद 6 प्रमुख ग्लेशियर पॉइंट से बर्फ हटाने का काम चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। भैरव और कुबेर ग्लेशियर क्षेत्र में 15 से 18 फीट तक जमी बर्फ प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक यात्रा शुरू होने से पहले पूरे मार्ग को सुरक्षित और सुचारू बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आगामी श्री केदारनाथ धाम यात्रा 22 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होनी है एवं उसकी तैयारियां खंड द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। यात्रा को सुगम, सरल एवं सुरक्षित बनाए जाने हेतु बर्फ सफाई का कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण है एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में खंड द्वारा बर्फ सफाई का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान में 60 श्रमिकों द्वारा बर्फ सफाई का कार्य किया जा रहा है, जिन्हें 2 टीमों में विभाजित किया गया है। एक 30 सदस्यीय टीम केदारनाथ धाम से बर्फ सफाई करते हुए नीचे की तरफ प्रस्थान कर रही है एवं अन्य 30 सदस्यीय टीम जो कि छोटी लिंचोली से बर्फ सफाई करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। केदारनाथ धाम में छोटी लिंचोली एवं केदारनाथ के मध्य लगभग 6 से 7 ग्लेशियर पॉइंट हैं, जिसमें कि कुबेर एवं भैरव ग्लेशियर की सफाई करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे वर्तमान में 12 से 18 फीट बर्फ जमी हुई है और आगामी मौसम को देखते हुए भी बर्फ पड़ने की आशंका है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरकारी तैयारियां। चार धाम यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार और प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, बिजली, संचार और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। ऋषिकेश के प्रशासनिक कार्यालय में 23 मार्च से ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये कार्ड व्यावसायिक वाहनों के लिए अनिवार्य होगा। अधिकारियों ने साफ किया है कि बिना ग्रीन कार्ड के किसी भी वाहन को यात्रा मार्ग पर संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा यात्रा मार्गों पर यातायात प्रबंधन, आपदा राहत टीमों की तैनाती और मेडिकल सुविधाओं को भी दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। 10 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक चार धाम यात्रा के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। हमारा प्रयास है कि हर एक आने वाले यात्री, श्रद्धालु, तीर्थयात्री, उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। वैसे तो यात्रा चूँकि ऐसा भौगोलिक परिक्षेत्र है, उसमें चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी कि सबके लिए यात्रा एक सुरक्षित यात्रा हो। और मैं सभी तीर्थयात्रियों को जो दर्शन के लिए आ रहे हैं, उनके दर्शन हों
और जो भी तीर्थयात्री देवभूमि उत्तराखंड यात्रा के लिए आएंगे, चार धामों के दर्शन के लिए आएंगे, उनका दर्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है। हम एक यात्रियों के दर्शन हों, यह हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। आस्था और पर्यटन का संगम। चार धाम यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और पर्यटन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। हर साल लाखों श्रद्धालु इन पवित्र धामों के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जिससे स्थानीय रोजगार और व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है। इस साल भी प्रशासन का लक्ष्य है कि यात्रा को सुरक्षित, सुगम और यादगार बनाया जाए। बर्फ हटाने से लेकर बुनियादी सुविधाओं के विस्तार तक सरकार और प्रशासन पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रवीण रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रुद्रप्रयाग, हिंदी खबर। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और इस बार यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए धामी सरकार ने पूरी तरह से कमर कस ली है। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री और रुद्रप्रयाग से विधायक हैं भरत सिंह चौधरी, जिन्होंने तैयारियों का भरोसा दिलाते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। भरत सिंह चौधरी ने आगे ये भी बताया कि पिछले सालों के अनुभवों से सीखते हुए सभी कमियों को दूर कर लिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि देश विदेश से आने वाले हर यात्री को देवभूमि में बेहतर सुविधाएं और सुखद अनुभव मिल सके। तो इस बार हर यात्रा से में यात्रियों की संख्या में इजाफा हो जाता है और जो सुविधाएं जुटाई जाती हैं वो अपर्याप्त हो जाती हैं। इसी बात को देखते हुए इस बार पुख्ता इंतजामात किए गए हैं और मुझे नहीं लगता है कि उन सब चीज़ों को इस बार दोहराया जाएगा जो पिछले सालों में हुई है। साथ ही धर्मनगरी हरिद्वार में लेडी सिंघम के नाम से चर्चित ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के घेरे में आ चुकी हैं। अब प्राइड फार्मा कंपनी के प्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता कर इंस्पेक्टर पर दवा लाइसेंस के नाम पर लाखों की अवैध उगाही का गंभीर आरोप लगा दिया। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि व्हाट्सएप के माध्यम से भी रिश्वत की मांग की गई है और किश्तों में पैसे वसूले गए हैं, जहां युवा कांग्रेस और कंपनी प्रतिनिधियों ने अब ड्रग इंस्पेक्टर को तत्काल सस्पेंड करने और उनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग उठाई है। फिलहाल इन आरोपों पर आरोपी अधिकारी की प्रतिक्रिया का इंतजार है। ऐसे एक केवल नाम नहीं लिखा था, मैंने खाली ये डाला था कि सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर इतने पैसे रिश्वत लेते हैं। अब ये खुद ही उसमें आई और खुद ही अपने आप को इन्होंने साबित किया कि हाँ जी मैं ही हूँ, और पोस्ट भी मेरे नाम से और मेरे ऊपर मुकदमा भी करवा दिया। मुकदमे से हमें डर नहीं लगता। फिर बाद में अपने आप मेडिकल स्टोर वाले मेरे संपर्क में आए, तो ये रमेश मैथानी जी हैं, इनसे पैसे लिए गए हैं। ये 10,000 रुपए एक दिए हैं रमेश मैथानी जी ने पंकज को, और अंकित गुप्ता को दिए गए हैं 5,000 रुपए। प्रकरण अभी भाई ने समझाया है, जो लाइसेंस की फीस लिया है 10,000 5,000 वो मैडम को दे दी गई है, अनीता भारती को। किस एवज में? लाइसेंस की एवज में उन्होंने मांगे आपसे? मांगे हैं वो, ये ऑनलाइन अकाउंट में अपने डलवाए, किसी अन्य के अकाउंट में डलवाया। मैसेज ये आया कि 15K डाल दे। हमारे पास 15K अवेलेबल नहीं थे, हमने बोला 10K हम डाल सकते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो फर्दर दिया जाएगा। तो उसने बोला फिर 6K डाल, 6 नहीं था, फिर हमने 5 डाला, 5 डाला तो फिर वो लाइसेंस इश्यू हो गया। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहेगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।